गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश यादव आपकी इस केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम 11th क्लास की वही बोर क्वांटम थ्योरी, बोर क्वांटम सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। उसी से आगे जो है नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित कक्षा, बोर के सिद्धांत में एक सिद्धांत था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। उस कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। वैसे नाभिक के चारों ओर, बोर ने बोला, नाभिक के चारों ओर बहुत सारी अनगिनत कक्षाएं पाई जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, अर्थात जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक, यानी पूर्ण गुणक होता है। ठीक, यहाँ तक हमने बात किया था। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में घूमता है, उन्होंने बोला था जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो वह ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। मान लो ये कोई ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, यू वेग से घूम रहा है, तो ये ऊर्जा का न तो एब्जॉर्प्शन करेगा और ना ही क्या करेगा, इमिशन करेगा। न तो ऊर्जा को लेगा और ना ही ऊर्जा को निकालेगा। ठीक, ये तब तक नहीं करेगा जब तक घूमेगा। ठीक, फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अगर चौथे या पाँचवें पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं, तो बोर साहब ने कहा था ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण अगर होता है, यानी इसका मतलब उन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, अर्थात यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अगर इसको ऊर्जा दे दी जाती है, इसको ऊर्जा दी जाती है, तो ये मान लो कोई बाहर सोर्स से अगर हम इसको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी को देते हैं, तो ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ऊर्जा को अवशोषित करते ही यह अपने से ऊंची वाली कक्षा में कूद जाता है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पहुँच जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि जो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब कूदता है और यहाँ पे जब ऊर्जा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों कक्षाओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, ऊर्जा का जो अंतर होगा, वो क्या होगा, एक समान नहीं होगा, अर्थात डिसकंटिन्यूअस होगा। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझना ध्यान से, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। अगर इस एक कक्षा और लेते हैं, ये तीसरी कक्षा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, ये ऊर्जा को अवशोषित करके दूसरी ऊर्जा में पहुँचा, तो मान लिए हम इस कक्षा की ऊर्जा जो है E2 है, इस कक्षा की ऊर्जा जो है E1 है। तो कह रहा था जो ऊर्जा का जो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, E2 ज़्यादा ऊर्जा होगी माइनस E1 कम ऊर्जा होगी, यानी हायर ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको, उसका मान, और लोअर ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसका मान जब अंतर लेंगे, तो अगर पहली कक्षा का ऊर्जा का मान और तीसरी कक्षा का ऊर्जा का मान सपोज दैट E3 है, तो इनके बीच का जो अंतर होगा E3 और E1, इनके बीच का जो अंतर होगा वो एक जैसा नहीं होगा, मतलब एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा, एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा जो एनर्जी का मान है, जो ऊर्जा का मान है, अंतर है, इनके बीच का जो डेल्टा E है, यानी ये डेल्टा सपोज दैट ये डेल्टा E1 है, ये डेल्टा E2 है, इनका जो मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इनका मान क्या होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, एक रूप में नहीं होगा। ठीक,
चलो अब आगे बात करते हैं कि बोर साहब ने कहा ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। एक निश्चित आवृत्ति की, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद उन्होंने इसी को रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या दी। इसी को उन्होंने क्या कहा? रैखिक स्पेक्ट्रम कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, फिर वो लौट के आता है, तो एक रेखाएं, एक लाइनिंग मिलती है, इस तरीके से लाइनिंग मिलती है, कलर की लाइनिंग मिलती है। उसी को इन्होंने स्पेक्ट्रम शब्द का इस्तेमाल किया, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किया, जिसकी हम आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं परमाणु मॉडल के आगे जो पॉइंट है उसमें जो है बोर साहब ने बताया कि परमाणु जो है, जब सबसे पहली कक्षा जो होती है परमाणु की, वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है, यानी मूल अवस्था कहलाती है, ठीक। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहरी सोर्स से, बाहरी किसी माध्यम से ऊर्जा मिलता है, तो वो उत्तेजित होके अपने हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में, अपने उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में क्या करता है? कूद जाता है, ठीक, जिसको उस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अर्थात इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसको विस्तारित रूप से हल्का सा समझते हैं इस बात को कि मूल अवस्था क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है। ये दो टर्म का इस्तेमाल किया बोर साहब ने, मूल अवस्था एंड दूसरा उत्तेजित अवस्था। ये दो शब्द का इस्तेमाल किया बोर साहब ने। एक ग्राउंड स्टेट, दूसरा है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, यानी इसको बोले हिंदी में तो मूल अवस्था और ये उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड यानी उत्तेजित अवस्था। बोर साहब ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, जिस कक्षा में, यानी किसी भी कक्षा जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, इसी तरीके से चौथी, पांचवी एंड सो ऑन, ऐसे ही। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी सोर्स से अगर हम ऊर्जा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऊर्जा पाता है। ऊर्जा को अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने ऊंची वाली, आगे वाली कक्षा में कूद जाता है, ठीक। पहले इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, उस कक्षा को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड का मतलब जमीनी स्तर, एक तरीके से समझ लो, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी मूल अवस्था। ये प्राइमरी स्टेट थी इसकी, मूल का मतलब प्राइमरी स्टेट, प्राइमरी मूल अवस्था। अब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो गया, यानी जब ऊर्जा पा गया, तब क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड यानी उसको अब रहा नहीं गया। जैसे मान लो अगर तुम गरीब हो तो ज़मीन से जुड़े हुए हो, कल को तुम्हारे पास पैसा आ जाता है तो तुम क्या करोगे? बड़ी बड़ी ऊंची आलीशान बिल्डिंगें बनाने लगोगे और ऊपर कई जो है जो तल्ले ऊपर जो है अलग अलग जो है तुम तल्लों पे रहोगे। तो इससे क्या है, ये तुम जो है ग्राउंड स्टेट से क्या हो गए? एक्साइटेड स्टेट में आ गए। जब पैसा या मनी मिला तो तुम उत्तेजित हो गए। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी है, जब ये ऊर्जा पाता है तो इसको रहा नहीं जाता है और अपने से ऊंची वाली कक्षाओं में
जो उसके एनर्जी लेवल के बराबर होगा। मान लो जितनी ऊर्जा ये क्या किया, अवशोषित किया, और अवशोषित करने के बाद उस कक्षा में जाता है जिसकी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो ये इसकी उत्तेजित अवस्था कहलाएगी, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ठीक, यहाँ तक जो है बोर का परमाणु मॉडल, यहाँ तक बात करते हैं हम लोग। यानी बोर का परमाणु मॉडल जो है यहीं तक है। पहली बात उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ निश्चित ऑर्बिट वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। जिन कक्षाओं में घूमते हैं, दूसरी बात उन कक्षाओं का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तीसरी पॉइंट जो है प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया। चौथे पॉइंट की अगर बात करोगे तो चौथा पॉइंट ये है, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है या चक्कर लगाता है तो वह उस समय न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही क्या करता है, अवशोषण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को अवशोषित करके दूसरी कक्षा में कूद जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा को अवशोषित करके दूसरी कक्षा में कूदता है तो उसका जो एनर्जी का अंतर होता है वो हर समय एक जैसा नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है, एनर्जी का जो इमिशन होता है उसमें एक लाइनिंग प्राप्त होती है जिसको उन्होंने स्पेक्ट्रम लाइन, एक लाइन प्राप्त होती है जिसको उन्होंने स्पेक्ट्रम बोला। ठीक, एक निश्चित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, आवृत्ति की, अलग अलग आवृत्ति की लाइनें प्राप्त होती हैं जिसको उन्होंने स्पेक्ट्रम कहा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो निम्नतम ऊर्जा वाला कक्षा होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उसके बाद ऊर्जा पाने के बाद जो उच्चतम कक्षा में जाता है उस कक्षा को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। यानी जो ग्राउंड स्टेट होती है वो मूल अवस्था कहलाती है, ये निम्नतम, इसकी ऊर्जा का मान कम होता है। जो एक्साइटेड स्टेट वाले ऑर्बिट होता है उसकी ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ E2 मतलब दूसरी कक्षा नहीं है, E1 का मतलब दूसरी कक्षा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। ये हायर एनर्जी ऑर्बिट, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक, यहाँ तक बोर का परमाणु मॉडल बस यहाँ तक है। अब बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की कुछ सीमाएं हैं। यानी बोर का परमाणु मॉडल जो है इसकी कुछ सीमाएं हैं। यानी बोर का परमाणु मॉडल का सीमाएं का मतलब ये हो गया कि बोर का परमाणु मॉडल सब जगह अप्लीकेबल नहीं है, सब जगह इसका मान जो है नहीं जो है अप्लाई करता है। इसका मतलब इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। तो डालते हैं सीमाएं, पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, बोर के परमाणु मॉडल की क्या लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, limitations of Bohr मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल या बोर मॉडल। तो क्या लिमिटेशंस हैं? तो बोर का जो परमाणु का जो मॉडल है इसकी जो पहली लिमिटेशन है वो ये है
कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए या एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों या तत्वों के लिए एप्लीकेबल है। अर्थात ऐसे तत्व या आयन जिनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे तत्व अथवा आयन जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, वहीं पे बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो काम करता है। बोर का एटॉमिक मॉडल वहीं पे जो है ये उसी को फॉलो करता है। यानी जैसे मान लें एक इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, हाइड्रोजन के पास होता है, और किसके पास होता है, लिथियम प्लस के पास होता है, और किसके पास होता है, लिथियम प्लस प्लस के पास होता है, और किसके पास होता है, हीलियम प्लस के पास होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे तत्व हैं या आयन हैं जिनके कक्षा में या जिनके पास जो है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोर का पहला लिमिटेशन तो ये हो गया कि बोर का परमाणु मॉडल सभी के लिए, बोर का मॉडल जो है सभी तत्वों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी सभी तत्वों के लिए वैलिड नहीं है, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इन्हीं की केवल जो है स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है केवल इसी की व्याख्या करता है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं यानी दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के बीच के प्रतिकर्षण को परिभाषित नहीं करता है। यानी मान लो ये कोई नाभिक है, इस नाभिक के बाहर पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तो पहली कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, उसके बाद दूसरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब चक्कर लगा रहे हैं तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है, जो चार्ज होता है वो माइनस या नेगेटिव होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी तो चार्ज जो है माइनस या नेगेटिव ही तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये भी है, इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो दोनों के पास जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव होंगे। और एक जैसे समान वाले चार्ज में क्या होता है, आपस में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होता है, ये रिपल्सन का काम करता है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब ये हुआ एक दूसरे को धक्का देंगे, ढकेलेंगे, यानी दूर भागेंगे एक दूसरे को, इसी को प्रतिकर्षण कहते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, आपस में प्रतिकर्षण होगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। तो इसकी व्याख्या जो है बोर मॉडल जो है इस प्रतिकर्षण के बारे में बोर मॉडल नहीं बताता है। तो ये जो है दूसरी लिमिटेशन है कि बोर का मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच यानी दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के बीच के प्रतिकर्षण को नहीं बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में नाभिक के बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या नहीं करता है। कह रहा है अगर बहुपरमाणविक कोई तत्व हैं जिनके पास ऐसे तत्व हैं जो उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो उनके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा। सपोज दैट ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, ऐसे कक्षाएं हैं। इनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन जो हैं फैले होंगे वो किस तरीके से होंगे, किस यूनिट में होंगे, किस संख्या में होंगे, इसके बारे में भी बोर का जो मॉडल है वो नहीं बताता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। बोर का मॉडल जो होता है डी ब्रॉगली के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। हालांकि डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, वो बोर साहब के पहले ही आ चुके थे, उन्होंने अपना सिद्धांत पहले ही दे दिया था। ठीक, जबकि
बाद में आने के बाद भी क्या कहते हैं, बोर साहब ने डी ब्रॉगली साहब का जिक्र तक नहीं किया। डी ब्रॉगली इनके सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी भी बात नहीं की, जबकि इन्होंने इनका एक सिद्धांत बल्कि यूज भी किया था। वो ये यूज किया था कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा, नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है और जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का विरोध करता है। बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, आगे हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत का फॉलो नहीं करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं करता है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या के बारे में यह सिद्धांत नहीं बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, ये जो बोर का मॉडल है ये जीमैन इफेक्ट, जीमैन प्रभाव, जीमान इफेक्ट इफेक्ट, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जीमैन इफेक्ट होता क्या है। बोर का परमाणु मॉडल इस जीमैन इफेक्ट के बारे में भी नहीं बताता है। तो ये थी बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, यानी बोर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल्स। ठीक, चलिए आज जो है ये बोर का पूरी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। इनके मॉडल और लिमिटेशन की बात हम यहाँ पे ख़त्म कर लिए। अब बात करेंगे हम लोग बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग, यानी बोर की कक्षा क्या है, बोर का ऑर्बिट क्या है, बोर एनर्जी क्या है, बोर रेडियस क्या है, इसके बारे में हम लोग समीकरण को देखेंगे और समझेंगे। फिलहाल के लिए हम अब यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट जो है इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।